वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में पढ़ा था और हमने यह जाना था कि जब रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जो डबल इन्वर्टेड कॉमाज हैं इनके बीच में यदि कोई असर्टिव सेंटेंस आ जाए तो उसको हम लोग किस प्रकार से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। हमने तरह तरह के नियम पढ़े थे। वोकेटिव के नाउन को चेंज करना सीखा था, संबोधन के शब्दों को चेंज करना सीखा था, चेंज ऑफ टेंस कैसे अप्लाई करेंगे, कब नहीं करेंगे, चेंज ऑफ टेंस के एक्सेप्शंस क्या हैं, अपवाद क्या थे, ये सारे नियम हमने सीख लिए थे। हमने प्रोनाउन को चेंज करना सीखा था। हमने वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और स्पेस अर्थात ऐसे शब्द जो समय या दूरी में समीपता दर्शाएं उनको भी बदलना सीखा था। तो हमने सभी रूल्स को पढ़ लिया था, कुछ स्पेशल रूल्स को भी पढ़ा था। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम उन सभी रूल्स को मिक्स करके यहाँ पर एक एक्सरसाइज करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा और ये हमारे एग्जाम में भी आ सकता है। हूबहू ये क्वेश्चन ना आए लेकिन इनसे संबंधित रूल सही होंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बिना समय गवाए मैं इस एक्सरसाइज को करना प्रारंभ करता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेज को लिया हुआ है, इनको मैं इनडायरेक्ट नरेशन में रोल बाय रोल चेंज करता हूँ जिनके रूल्स को मैंने पीछे बता दिया है। तो हियर वी गो। हमारे पास पहला सेंटेंस है, दे सेड टू मी वी हैड डन ऑल द वर्क बिफोर वी लेफ्ट द स्कूल। तो हम लोग देखेंगे ये इनडायरेक्ट नरेशन, सॉरी ये डायरेक्ट नरेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया गया है। और जब इसको चेंज करेंगे डायरेक्ट नरेशन में तो हमने ये सीखा था कि जब सेड टू का प्रयोग हुआ हो तो हम लोग सेड टू को किसमें चेंज करते थे, टोल्ड में करते थे, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग हुआ है, फुल स्टॉप है सब्जेक्ट के साथ, तो असर्टिव सेंटेंस हो गया है। तो इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दे सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में तो ये हो जाएगा टोल्ड, दे टोल्ड मी। कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर किससे कनेक्ट करते थे, दैट से। यहाँ तक तो ठीक है। अब वी को देखेंगे, वी हमारा एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस। तो दैट के बाद का जो प्रोनाउन आएगा, जो भी चेंज होकर प्रोनाउन मिलेगा वो किस केस में होना चाहिए, नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। ये भी मैंने पीछे बताया हुआ था। तो हमको पता है कि वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को किसके अनुसार चेंज करते हैं, स्पीकर के अनुसार। मैंने यहाँ पर फन फार्मूला बताया हुआ था। फन फार्मूला क्या था, फर्स्ट पर्सन स्पीकर के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन आता था तो कोई चेंज नहीं करते थे। तो इसको जब स्पीकर के अनुसार चेंज करेंगे तो दे भी एक प्रोनाउन है जो नॉमिनेटिव केस में है और हमको नॉमिनेटिव केस का ही प्रोनाउन चाहिए। तो हम यहाँ पर वी की जगह क्या लिख देंगे, दैट, दे लिख देंगे, क्योंकि दे भी प्रोनाउन है। नॉमिनेटिव केस का हमको दे के अनुसार यहाँ पर प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस का लिखना है, तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर प्रयोग हुआ है हैड का, तो चेंज ऑफ टेंस में मैंने लिखवाया था यदि हैड आ जाए तो हैड में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, चाहे ये जो भी टेंस हो, हैड का हैड ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हैड को लिख लेंगे, इसमें चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हैड का चेंज ऑफ टेंस अप्लाई नहीं करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, दे हैड डन ऑल द वर्क बिफोर। अब हमको वापस से वी प्रोनाउन मिल गया। अभी हमने जस्ट वी को चेंज किया स्पीकर के अनुसार, तो दे मिला था, तो वापस से वी को चेंज करेंगे दे के अनुसार। तो यहाँ पर मिलेगा क्या, यहाँ फिर से क्या मिलेगा, दे मिलेगा। अब फिर से हमको एक वर्ब मिल गया लेफ्ट। ये क्लॉज बन रहा है, बिफोर के बाद एक क्लॉज बन गया है, तो लेफ्ट मिल रहा है। और लेफ्ट जो हमारा होता है, लेफ्ट हमारा होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शो करता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और मैंने चेंज ऑफ टेंस में लिखवाया था कि जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को चेंज करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो अब इसको किस में चेंज करेंगे, लेफ्ट को पहले यहाँ पर हैड लिखेंगे दे के बाद, तो ये हो गया हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेफ्ट का थर्ड फॉर्म लेफ्ट ही होता है, लेफ्ट द स्कूल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इसका इनडायरेक्ट नरेशन। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ।
अगले डायरेक्ट नरेशन की तरफ। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है फेड है, इसके बाद किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है। तो जब ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है तो फेड में भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर फी लिखेंगे, फी के बाद क्या लिखेंगे, फेड को ही लिखेंगे, क्योंकि फेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट इज वाई फेड में कोई चेंज भी नहीं करेंगे। कॉमा को हटा देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, किससे कनेक्ट करेंगे, दैट से। यहाँ हो गया दैट। अब फिर से हमको आई मिला एक प्रोनाउन, आई जो है, आई हमारा है फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन आना चाहिए नॉमिनेटिव केस का आना चाहिए, किसके अनुसार आना चाहिए, फिफ्थ। अगर फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, स्पीकर के अनुसार। तो स्पीकर क्या है, सी, और सी खुद भी एक प्रोनाउन है, नॉमिनेटिव केस का ही है, और हमको नॉमिनेटिव केस ही चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, अब सी लिखेंगे। सी को क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आई को चेंज कर रहे हैं सी के अनुसार। तो यहाँ पर क्या हो गया, सी। अब यहाँ पर वाज का प्रयोग हुआ है, तो चेंज ऑफ टेंस बताया इसका भी। तो वाज का चेंज ऑफ क्या होता है, चेंज ऑफ टेंस क्या होता है, हैड बीन। तो यहाँ पर वाज की जगह क्या लिखेंगे, हैड बीन। और यहाँ पर वर्ब में कोई चेंज नहीं, क्योंकि हैड बीन के बाद भी क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो स्लीपिंग। हियर का चेंज लिखवाया मैंने, हियर का क्या होता है, देयर इन, और दिस का चेंज क्या होता है, दैट। तो ये दैट हो गया रूम। तो जिसको ये चेंज ना समझ में आ रहा है वो पीछे के वीडियोज को जाकर देख सकता है, जहाँ पर मैंने इन सब का चार्ट बनवाया हुआ है। आप जाके पीछे के वीडियोज को देखकर वो चार्ट बना लीजिए, उनको लर्न कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट से क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में, या फिर 12th में हो, किसी भी क्लास में हो, आपका एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आना ही आना है। तो इसी के साथ अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगले सेंटेंस में देखेंगे कि फेड टू आया हुआ है, इट मीन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो फेड टू को चेंज करें किसमें, टोल्ड में। तो ये क्या हो जाएगा, यू टोल्ड मी। फिर से इसको रिमूव करेंगे, ये भी हटेगा, किससे कनेक्ट करेंगे, दैट से। ये हो गया दैट। आई को चेंज करेंगे, आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस। फिर से जब नॉमिनेटिव केस है, यानी फॉर नॉमिनेटिव केस, तो नॉमिनेटिव केस चाहिए यहाँ पर। तो फर्स्ट पर्सन स्पीकर यू के अनुसार, और यू खुद क्या होता है, नॉमिनेटिव केस में होता है, तब यहाँ पर क्या लिख लेंगे, यू लिखेंगे। अब कुड का कोई चेंज नहीं होता है, तो कुड को कुड ही रहने देंगे। तो ये कुड हो गया, कुड नॉट हेल्प। अब देखिए यू को चेंज करेंगे। अब यहाँ पर जो यू आया हुआ है ये नॉमिनेटिव केस नहीं है, नॉमिनेटिव केस की नहीं है। क्यों नहीं ऐसा है, क्योंकि इसका प्रयोग मेन वर्ब के बाद हुआ है, और जब मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा केस हो गया है, ऑब्जेक्टिव केस। और पर्सन कौन सा है, सेकेंड पर्सन, अर्थात यहाँ पर जो यू आया हुआ है वो सेकेंड पर्सन का है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन आना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, और सेकेंड पर्सन होता है तो किसके अनुसार आता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी है, और मी खुद भी एक ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा, तो हमको ऑब्जेक्टिव केस ही चाहिए ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, मी, मी के अनुसार, यहाँ हो गया मी। अब इसके बाद क्या बचा हुआ है, फ्रेंड। अब यस्टरडे लिखा हुआ है, और यस्टरडे का मैंने चेंज ऑफ टेंस लिखवाया, सॉरी इसका मैंने चेंज लिखवाया इनडायरेक्ट नरेशन में। क्या होता है, द प्रीवियस डे। तो ये क्या हो गया, द प्रीवियस डे। तो इस तरह से इस दिए गए डायरेक्ट नरेशन को हमने इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर लिया है। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, द टीचर फेड। अब वापस आपको दिख रहा होगा कि फेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है इसका मतलब फेड में चेंज भी नहीं होगा। लेकिन अगर बस इतने को देखेंगे तो हम गलती कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने यहाँ पर इस डायरेक्ट नरेशन को ध्यान से देख रहा है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो हमको एक नाउन दिख रहा होगा राजू, जिसके बाद कॉमा लगा हुआ है। और ये क्या डिनोट कर रहा है कि एक वोकेटिव केस का नाउन है, और जब वोकेटिव केस का नाउन आता है तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय उस वोकेटिव केस की संज्ञा को हम लोग क्या बना लेते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। अर्थात जब इस डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट नहीं है डायरेक्ट नरेशन में, लेकिन ये राजू इनडायरेक्ट नरेशन में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट बनने की वजह से फेड को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में। तो ये क्या हो जाएगा, द टीचर टोल्ड राजू। अब इसका कनेक्ट किसे करेंगे, दैट से। आई को चेंज करना है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे
फर्स्ट पर्सन आई है, सेकेंड पर्सन यू है, तो चेंज तो करना है। और जब हम लोग देखेंगे आई चेंज होगा स्पीकर के अनुसार, द टीचर के अनुसार, यू चेंज होगा राजू के अनुसार, और दोनों ही क्या है, दोनों ही नाउन है। और नाउन कौन से पर्सन में कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन, ये मैंने बताया हुआ है। तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन बचने के लिए हम लोग अभी से ही इसमें जो प्रोनाउन चेंज करेंगे से रिलेटेड संज्ञा को ब्रैकेट में लिख देंगे। तो आई को चेंज करेंगे द टीचर के अनुसार, तो यहाँ पर हम लोग ही लिख लेते हैं, क्योंकि द टीचर कॉमन नाउन है, यहाँ पर भी लिखा जा सकता है, तो मैंने यहाँ पर ही लिखा है। तो किसके अनुसार बदला हूँ, द टीचर के अनुसार, तो यहाँ पर क्या लिख लूंगा, टीचर, तो ये हमने लिख दिया टीचर। तो चेंज ऑफ टेंस अप्लाई करते हैं क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, और पास्ट टेंस में होता है तो चेंज ऑफ टेंस अप्लाई करते हैं। तो हैव का चेंज ऑफ टेंस क्या होता है, हैव या है जाता है, तो किस में आता है, हैड में, और हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही आती है, तो ये हो गया वार्न्ड। अब यू को चेंज करें, अभी जस्ट हमने देखा कि यू जब मेन वर्ब के बाद आता है तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, जस्ट लाइक दैट, यहाँ पर यू आया था ऑब्जेक्टिव केस में था, तो ऑब्जेक्टिव केस में ये भी यू है, ये यू भी ऑब्जेक्टिव केस में ही है, तो इसको भी चेंज करके ऑब्जेक्टिव केस में ही लाना है, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट हमको क्या मिला है, राजू मिला है, तो राजू के अनुसार ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा, क्योंकि राजू क्या है, वो मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर नाउन है, और ये नाउन है तो थर्ड पर्सन में काउंट किया जाएगा। थर्ड पर्सन में हमारे पास 4 प्रोनाउन होते हैं, कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं थर्ड पर्सन में, ही होता है, सी होता है, इट होता है, दे होता है, लेकिन हमको मैस्कुलिन जेंडर चाहिए, तो मैस्कुलिन जेंडर के लिए जो प्रोनाउन प्रयोग करते हैं वो ही होता है। हमको ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, यहाँ हमने हिम लिख दिया, लेकिन अब ही टीचर के अनुसार आया है और हिम किसके अनुसार आया है, राजू के अनुसार, यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, राजू, राजू हो गया। अब बचा हुआ शब्द क्या है, बचा हुआ शब्द है नॉट टू प्ले हियर, तो नॉट टू प्ले, और हियर का चेंज लिखवाया हूं मैं देयर में। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो अगले एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ही सेड आई होप यू विल पास दिस ईयर। तो मैंने एक नियम लिखवाया था, जब ब्रैकेट में आई होप या वी होप, आई फील यू या वी फील ऐसे शब्द आते हैं, मतलब आई वी के साथ होप फील ऐसे शब्द आते हैं, तो उन शब्दों को रिपोर्टिंग वर्ब की जगह प्रयोग कर देते हैं। इसका मतलब यहाँ से आई को रिमूव करेंगे और ये जो होप है इसको रिप्लेस कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब से। अब ये होप उसी फॉर्म में चेंज हो जाएगा जिस फॉर्म में रिपोर्टिंग वर्ब होगा। रिपोर्टिंग वर्ब ये सेकेंड फॉर्म में, तो होप को किस फॉर्म में चेंज करेंगे, सेकेंड फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ही होप्ड, ये होप्ड हो गया। अब किससे कनेक्ट, इसको हटाएंगे और ये दोनों तो ऑलरेडी खत्म हो गया, तो किससे कनेक्ट करेंगे, दैट से, यहाँ से कॉमा भी हट जाएगा। यू को चेंज करेंगे, यू को चेंज करने के लिए हमको एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो एक नियम मैंने और भी बताया था, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए इसकी तरह, यू की तरह, लेकिन ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो हम लोग खुद से या तो फर्स्ट पर्सन या तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं खुद से क्या लिख लेता हूँ, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही, तो मैंने यहाँ पर ही लिख लिया, तो ही हो गया। तो एक काम कीजिए, ये ऑलरेडी सब्जेक्ट में, यहाँ पर हम लोग सी लिख देते हैं, सी लिख दो, ये हो गया सी। ही होप दैट सी, अब विल को चेंज करेंगे, विल का चेंज अपने फिर क्या हो जाएगा, वुड, तो सी वुड पास, दिस का चेंज मैंने लिखा है दैट में, तो ये क्या हो गया, दैट ईयर। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, द टीचर सेड यू सी आई कैन नॉट टीच इन सच अ डिस्टर्बेंस। यहाँ पर देखिए किसका प्रयोग किया है, आई यू सी का, और मैं लिखवाया है वेल, वेरी वेल, यू सी, आई सी जैसे शब्द आते हैं, तो जब हम लोग क्या करते हैं इनडायरेक्ट मेथड में इनको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, निरर्थक होते हैं। तो जब इसको इनडायरेक्ट नेशन बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो इसमें कोई चेंज किया नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर कोई वोकेटिव केस का नाउन भी नहीं है। तो ये हो जाएगा द टीचर सेड, कॉमा हटेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, और इसको भी हटा देंगे क्योंकि निरर्थक है। कनेक्ट कैसे करेंगे, दैट से आई को चेंज करेंगे, आई को चेंज करेंगे स्पीकर के अनुसार द टीचर, तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, या तो ही लिख सकते हैं या तो सी लिखते हैं। अब कैन किस में चेंज होता है, कुड में, तो क्योंकि ये पास्ट में दैट इज, इसको भी टेंस, इसका टेंस चेंज करेंगे, तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड, तो यहाँ पर हमने लिख लिया
could teach in such a disturbance। तो इस तरह से दिए गए सेंटेंस का भी इनडायरेक्ट नरेशन बन गया है। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो मैंने इस टाइप का नहीं बताया हुआ था, सारे रूल वही हैं, बस यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए इस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच को पहले दे दिया है और रिपोर्टेड स्पीच के बाहर वाले हिस्से को बाद में दिया हुआ है, जिसको हम लोग रिपोर्टिंग पार्ट भी कर सकते हैं। तो वो बाहर, ये बाद में दिया हुआ है, तो इसमें हमको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसको अरेंज कर लेंगे, ये हमेशा पहले होता है रिपोर्टेड स्पीच के पहले वाला भाग, तो इसको हम लोग पहले लाएंगे। तो कहने काम कौन कर रहा है? फिट द मैन, अर्थात स्पीकर हमारा द मैन है और ऑब्जेक्ट क्या है? द पुलिस इंस्पेक्टर है। तो हम लोग क्या कहेंगे? द मैन। स्पीक, अब ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ है तो फिट को चेंज कर देंगे टोल्ड में। द मैन टोल्ड द पुलिस इंस्पेक्टर। देखिए ऐसे केस में हमको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी इस टाइप का सिचुएशन हो जहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच पहले आ जाए और रिपोर्टिंग पार्ट बाद में हो जाए, तो कुछ नहीं करना है, हमको रिपोर्टिंग पार्ट को अरेंज करके पहले ला देना है। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो टोल में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो टोल में चेंज नहीं करेंगे। तो ये हमने लिख लिया। अब असर्टिव सेंटेंस में तो कंजक्शन क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा। अब देखिए आई जो होता है वो आई हैव होता है, तो आई को चेंज करेंगे, स्पीकर कन्फर द मैन है तो मैन कन्फर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही, क्योंकि मैन हमारा मैस्कुलिन जेंडर है। ही आया है किसके अनुसार? मैन के अनुसार, तो ब्रैकेट में लेते हैं मैन। ये हो गया मैन, ही मतलब मैन हो गया। अब हैव है, मैंने भी जस्ट बताइए आई हैव है, तो हैव का चेंज क्या होता है? हैड। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया? हैड। टोल्ड, अभी यू को चेंज करना है। यू ऑब्जेक्टिव केस है, सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन था नॉमिनेटिव केस, ये सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस को किस सेकंड पर्सन को किसके अनुसार चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है? द पुलिस, तो द पुलिस के अनुसार चेंज करेंगे, तो ये भी हमारा मैस्कुलिन जेंडर की तरह कंसिडर करेंगे। तो ही हो जाएगा मैस्कुलिन जेंडर में। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। तो यहाँ पर यू की जगह क्या लिख देंगे? हिम। लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग आया है? पुलिस इंस्पेक्टर की जगह, तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? पुलिस इंस्पेक्टर। अब बचा क्या है? एवरीथिंग दैट, एवरीथिंग दैट। अब आई नो, आई को आपस में चेंज करेंगे, वही नॉमिनेटिव के, आई नॉमिनेटिव के होता है फर्स्ट पर्सन, तो मैन के अनुसार चेंज करेंगे, या फिर वापस क्या आ जाएगा? ही, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? मैन। और यहाँ पर हमको फिर से सब्जेक्ट के साथ नो वर्ब मिला है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का चेंज क्या होता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। नो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? न्यू। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया? न्यू। तो दैट इज हाउ हमारा ये भी बन गया है इनडायरेक्ट नरेशन। अब आगे बढ़ते हैं अगले लास्ट दो एग्जाम्पल्स की तरफ, जो लास्ट दो एग्जाम्पल हमारे हैं। तो अगला एग्जाम्पल क्या कर रहा है? ही सेड टू मी दे हैव गॉन टू हिम फॉर द सॉल्यूशन। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर सेड टू का प्रयोग हुआ है, तो इसको किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। तो ये हो जाएगा ही टोल्ड मी, कॉमा हटेगा, ये भी हटेगा, कनेक्ट किससे करेंगे? दैट से। अब यहाँ पर देखिए दे प्रोनाउन है, बट दे क्या होता है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है। और मैंने बताया हुआ है प्रोनाउन चेंज में कि जब भी कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन आता है तो उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करते हैं, अर्थात यहाँ पर दे को चेंज नहीं करेंगे, दे को एज इट इज लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे? क्यों चेंज नहीं करेंगे? क्योंकि यह एक थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। तुमने दे को लिख लिया, हैव को चेंज करेंगे, हैव का चेंज होगा पास्ट टेंस में, तो चेंज तो होगा ही, हैव का चेंज क्या हो जाएगा? हैड। यहाँ पर हमने लिख लिया हैड गॉन टू। देखिए हिम फिर से प्रोनाउन में लिया, लेकिन फिर से थर्ड पर्सन है तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, तो हिम को लिख लेंगे, हिम फॉर द सॉल्यूशन। तो इस तरह से दिए गए सेंटेंस का भी चेंज इनडायरेक्ट नरेशन हमने बना लिया है। तो आगे बढ़ते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। लास्ट एग्जाम्पल को देखेंगे, यहाँ पर फिट टू आया पास्ट टेंस में है और ये फिट टू है तो टोल में चेंज भी होगा, तो चेंज अपने में अप्लाई करेंगे। बट
यहाँ पर कंडीशन क्या है, रिपोर्टेड स्पीच को देखिए, प्रेमचंद रोट मेनी मीनिंगफुल नॉवेल्स, तो किसकी बात किया गया है, प्रेमचंद की, मुंशी प्रेमचंद जो थे उपन्यासकार, उनकी बात किया गया है। मतलब ऐतिहासिक तथ्य का वर्णन है इस सेंटेंस में, इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। तो जब भी ऐतिहासिक तथ्य का वर्णन होता है सॉरी, जब भी ऐतिहासिक तथ्य या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ अर्थात सार्वभौमिक तथ्य, आदत संबंधित तथ्य की बातें की जाती हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित नहीं करते हैं, ये भी मैंने बताया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, हरि टोल्ड अनिल दैट प्रेमचंद। अभी देखिए, अगर ये ऐतिहासिक तथ्य नहीं होता तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन इसमें चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य है। तो ये क्या हो जाएगा, रोट मेनी मीनिंगफुल नॉवेल्स। तो इस तरह से इस दिए गए डायरेक्ट नरेशन का इनडायरेक्ट नरेशन भी हो गया है। तो आई होप आपको यह पूरा तरीका समझ में आया होगा, रूल्स भी समझ में आए होंगे। तो इसके साथ मैं आज का वीडियो लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।